गुड मॉर्निंग। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। क्या मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है? अगर आ रही है तो जल्दी से लिखें यस। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग मौन पठन के उद्देश्य। मौन पठन के उद्देश्य के विषय में हमें जानना है, मौन पठन की विधियों के विषय में जानना है। दो चीजें आज हमें देखना है। उसके बाद हम इस पे कराएंगे आपका क्वेश्चन। द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना। मौन पठन का पहला उद्देश्य क्या होता है? किसी भी छात्र को तेज गति से क्या करना? अभ्यास करना। द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना। द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य छात्रों की बोध शक्ति को विकसित करना। किसे विकसित करना भाई? छात्रों की बोध शक्ति को विकसित करना। छात्रों की बोध शक्ति को विस्तृत करना, ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। प्रीतम सिंह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया प्रीतम जी। छात्रों में स्व अध्याय की आदत विकसित करना। छात्रों में स्व अध्याय स्वाध्याय की आदत विकसित करना। किसकी आदत विकसित करना? बच्चा अपने आप से पढ़ना शुरू करे, इसकी आदत को विकसित हम किस पठन के माध्यम से कर सकते हैं? मौन पठन के माध्यम से कर सकते हैं। छात्रों में चौथा उद्देश्य, छात्रों में सोचने की आदत का विकास करना। मनन करना, मनन, तर्क शक्ति का विकास करना। तर्क शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना, ये आपका कौन सा उद्देश्य है? आपका चौथा उद्देश्य है। पांचवा, भाषा लिपि, पांचवा उद्देश्य में लिखिएगा भाषा लिपि संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। भाषा लिपि संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। नियमों का ज्ञान कराना, ये हमारा कौन सा उद्देश्य है? पांचवा उद्देश्य। छठा उद्देश्य लिखिएगा भाई, पठन कौशल मौन पठन के छठा उद्देश्य में लिखिएगा शब्द भंडार, भाषा भंडार, शब्द भंडार की वृद्धि हो, भाषा भंडार की वृद्धि हो, मुहावरा एवं लोकोक्ति, मुहावरा एवं लोकोक्ति, शब्द भंडार, भाषा भंडार, मुहावरा एवं लोकोक्ति, लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ, ये क्या होती हैं मेरे प्यारे बच्चे? शब्द शक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? शब्द शक्तियां होती हैं। कौन सी शक्ति होती है? व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ, शब्द शक्तियां छात्रों में विकसित करना। शब्द शक्तियां छात्रों में विकसित करना, ये हमारा कौन सा उद्देश्य है भाई? तो आप बताएंगे छठा उद्देश्य।
इस मौन पठन के उद्देश्यों में 7वां उद्देश्य नोट कर लीजिएगा, साहित्य की विभिन्न विधाओं साहित्य की विविध विधाओं साहित्य की विविध विधाओं तथा लेखन शैलियों तथा लेखन शैलियों तथा लेखन शैलियों से छात्रों को परिचित कराना। छात्रों को परिचित कराना। 8वां उद्देश्य होता है स्वयं संदर्भ स्रोत। कैसा स्रोत भाई? स्वयं संदर्भ स्रोतों से शब्दार्थ आदि का ज्ञान कराना। शब्दार्थ आदि का ज्ञान कराना। ज्ञान कराना। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये जो संदर्भ लिखा गया है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है या निगेटिव वर्ड होता है? तो याद रखिएगा, संदर्भ हर समय आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। 9वां पॉइंट, छात्रों में 9वें पॉइंट पे लिखिएगा, छात्रों में आत्मनिर्भरता का गुण। आत्मनिर्भरता का गुण विकसित करना। गुण विकसित करना। 10वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट है, अंतिम हमारा मौन पठन का उद्देश्य क्या होता है? ध्यान केंद्रित केंद्रित करने की क्षमता उत्पन्न करना। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उत्पन्न करना। क्षमता उत्पन्न करना। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उत्पन्न करना एक किस कौशल के द्वारा आता है? तो अब मौन पठन के अंतर्गत ये 10 उद्देश्य थे आपके, जिसके द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास की बातें की जाती हैं। अब अगर आपसे कहा जाए मौन पठन के महत्व क्या होते हैं? मौन पठन के महत्व क्या होते हैं? इसमें बच्चे में ज्ञानार्जन की क्षमता का विकास होता है। क्या होता है? ज्ञानार्जन की जिज्ञासा स्वभावतः उत्पन्न हो जाती है। तो जब ज्ञानार्जन की या ज्ञान वृद्धि की क्षमता बच्चे में उत्पन्न हो जाएगी, तो उसका पढ़ने में रुचि बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके पठन कौशल की कौन कौन सी विधियां होती हैं? अगली हेडिंग बनाएंगे, पठन कौशल की विधियां। पठन कौशल की विधियां। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, पठन कौशल की अनेक विधियां हैं। यहां हम विधियों की चर्चा करते हैं। अक्षर बोध विधि। किसकी विधि? नंबर 1, अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि। इस अक्षर बोध विधि में क्या कराया जाता है?
बच्चों को अक्षर बोध विधि में क्या कराया जाता है? और अगर कहा जाए अक्षर बोध विधि ये क्या है? सबसे प्राचीन पद्धति है। यहीं पर नोट कर लीजिएगा, सबसे प्राचीन पद्धति है। यह अक्षर बोध विधि क्या है? सबसे प्राचीन पद्धति है, सबसे प्राचीन प्रणाली है। इसमें बच्चा क्या करता है? अक्षरों को संजोने का प्रयास करता है। किसका प्रयास करता है? अक्षरों को संजोने का प्रयास करता है। संजोने से आशय क्या है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे देखो भाई, ये लिखा गया है क में क्या लगा है? आ। फिर क्या लिखा गया है? ज में क्या लगा है? आ। फिर क्या है? ल में क्या लगा है? आ। तो अब इसको संजोने का प्रयास करता है, मतलब इस आ से इसको ला हटाएगा, इस आ से जा हटाएगा, इससे क्या पढ़ेगा? काजल पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा बेटा? काजल पढ़ेगा। एक काजल आपका क्या किया? सजोने का कार्य किया। बच्चे के द्वारा इसे सजाया गया, एक एक करके इसको एक साथ कर दिया गया। इसी को क्या कहते हैं? अक्षर बोध विधि के नाम से जानते हैं। अक्षरों को सजा देना या वाक्यों को सजोने का काम करना ही अक्षर आपका बोध विधि कहलाता है। दूसरी विधि का नाम है ध्वनि साम्य विधि। कौन सी विधि है बेटा? ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि। इस ध्वनि साम्य विधि में क्या होता है? कोई बच्चा हमारा कमेंट करके बताए, इस ध्वनि साम्य विधि में क्या होता है? इसके माध्यम से, ध्वनि साम्य विधि के माध्यम से हम उन कामों को कराते हैं, उन शब्दों को याद कराते हैं जिसमें एक प्रकार के स्वर लगे होते हैं। जैसे हम कहें आम, क्या कहते हैं? आम। या आपसे कहें राम, या आपसे कहें काम। तो यहाँ पे देखो बेटा, सब का उच्चारण, सब में आ मिल रहा है। यहाँ आम लिखा है लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा है, राम यहाँ पे काम। अगर इस तरह के शब्द बनवाए जाते हैं बच्चों के द्वारा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनियों में समानता। इसे काम के अलावा धाम, चाम, इस तरह से जो शब्द लिख देंगे, इनको, इनमें समानता स्थापित कर लेना ही क्या कहलाता है? हमारी ध्वनि साम्य विधि कहलाता है। तीसरी है देखो और कहो। देखो और कहो विधि। ये देखो और कहो विधि ये किसका अनुकरण है बेटा? ये अंग्रेजी का अनुकरण है। किसका अनुकरण है? अंग्रेजी विधि का हिंदी में अनुकरण है। अंग्रेजी विधि का हिंदी में अनुकरण क्या है? अनुकरण है। चौथी विधि, इसमें किया क्या जाता है बेटा? कोई एक चित्र टांग दिया जाएगा, जैसे गाय का चित्र टांग दिया गया, और गाय के विषय में बच्चों से ये क्या है? पूछ है, ये क्या है? आंख है, ये क्या है? कान है। इन सारी विषयों में जानना ही हमारी क्या कहलाती है? देखो और कहो विधि। नेक्स्ट है अनुकरण विधि। कौन सी विधि है बेटा? अनुकरण विधि। चौथी विधि कौन सी है? आप बताएंगे। हमारी चौथी विधि होती है अनुकरण विधि। पांचवी विधि कौन सी है? अगली विधि के नाम को कहते हैं यंत्र प्रणाली। कौन सी प्रणाली? यंत्र प्रणाली। यंत्र प्रणाली ये आपकी सबसे नवीन विधि है। कौन सी विधि है भाई? ये सबसे नवीन विधि है यंत्र प्रणाली। ये क्या है? आपकी नवीन विधि है। इसमें किया क्या जाता है बेटा? कोई एक टेप रिकॉर्डर में पहले से सारी चीजें भर दी जाती हैं, और उसी का क्या किया जाता है? छात्रों के सामने
पढ़ाना होता है। छात्र उसका अनुकरण करता है और उसके अनुकरण के द्वारा इसको सीखने का प्रयास करता है। यह विधि आपके लिए अच्छी नहीं है, इसे हम त्याज्य विधि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी विधि के नाम से जानते हैं? त्याज्य विधि के नाम से जानते हैं। छठवीं विधि आपकी कौन सी है? छठवीं विधि आपकी है संगत विधि। संगत विधि, इसमें पूछ सकता है संगत विधि का आविष्कार किसने किया? क्या पूछ सकता है बेटा? इस संगत विधि का आविष्कार किसने किया? तो मैडम मॉन्टेसरी ने किया था। मैडम मॉन्टेसरी ने इस विधि का आविष्कार किया था। मैडम मॉन्टेसरी ने इस विधि का आविष्कार किया था। मैडम मॉन्टेसरी ने इस विधि का आविष्कार किया था। संगत विधि किसके द्वारा आविष्कृत है? तो आप बताएंगे मैडम मॉन्टेसरी के द्वारा यह विधि आविष्कृत है। नेक्स्ट है वाक्य शिक्षण विधि। वाक्य शिक्षण विधि, आठवीं विधि है समवेत विधि। कौन सी विधि भाई? समवेत विधि। समवेत पाठ विधि कर लीजिएगा। इस विधि का प्रयोग छात्रों को छोटे छोटे गीत या पद लिखने के लिए किए जाते हैं। और कौन सी विधि है बेटा? कहानी विधि। कहानी विधि, और इसमें 10वीं विधि के नाम में नोट कर लीजिएगा। 10वीं विधि है शब्द शिक्षण विधि। कौन सी विधि है? शब्द शिक्षण विधि। शब्द शिक्षण विधि, ये पठन कौशल की 10 विधियां थी। अगली हेडिंग बनाइएगा लेखन कौशल। कौन सा कौशल? लेखन कौशल। ये हमारा चौथा और अंतिम कौशल है, लेखन कौशल। लेखन कौशल में क्या होता है? मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप। कौन सा रूप? भाषा का ध्वन्यात्मक रूप जब लिख दिया जाता है, लिखित रूप में लिख दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लेखन कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लेखन कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल में इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें, लेखन कौशल का हमारा उद्देश्य क्या होता है? लेखन कौशल का हमारा उद्देश्य क्या होता है? तो लेखन कौशल का उद्देश्य होकर किसी बात को लिखकर अभिव्यक्त करना। क्या करके? लिखकर अभिव्यक्त करना। लिखकर जो अभिव्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लेखन कौशल कहते हैं। भाषा को लिपिबद्ध करना ही लेखन है। क्या है? भाषा को लिपिबद्ध करना ही, लिपिबद्ध करना ही
लेखन है। भाषा को लिपियों में हम बांध देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लेखन कहते हैं। इसे भाषा के रूप को इससे अस्थायित्व प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है बेटा? भाषा के रूप को इससे अस्थायित्व प्रदान किया जाता है। लेखन कौशल का महत्व। लेखन कौशल का महत्व। लेखन कौशल का महत्व। लेखन कौशल का लेखन कौशल का महत्व किसमें सबसे ज्यादा होता है बेटा? लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्व। सर्वाधिक महत्व वर्तनी का होता है। सबसे ज्यादा महत्व इसमें किसका होता है भैया? तो आप याद रखिएगा, वर्तनी का महत्व होता है। लेखन सीखने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो नंबर 1, अनुकरण विधि का प्रयोग करते हैं। लेखन सीखने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? अनुकरण विधि का प्रयोग करते हैं। यह विधि हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? यह विधि हमारी दो प्रकार की होती है। अनुकरण विधि दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो अनुकरण विधि एक रूपरेखा अनुकरण होता है। कौन सा होता है बेटा? एक रूपरेखा अनुकरण होता है। क्या होता है? रूपरेखा अनुकरण होता है। और दूसरा कौन सा अनुकरण होता है? स्वतंत्र अनुकरण होता है। क्या होता है? स्वतंत्र अनुकरण होता है। स्वतंत्र अनुकरण होता है। अब रूपरेखा अनुकरण में क्या होता है? रूपरेखा अनुकरण में क्या होता है? जैसे ये डॉट 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 कर दिया गया है, इसके द्वारा बच्चों को क्या कर दिया जाता है? कहा जाता है मिलाने के लिए। तो ये देखो, ये बच्चा इसी तरह से क्या बना लेता है? क बना लेता है। तो ये क्या है? रेखा अनुकरण, रूपरेखा अनुकरण विधि यही कहलाती है मेरे मेरे बच्चों। रूपरेखा अनुकरण विधि में होता क्या है? कोई मुद्रित पुस्तिका होगी, पुस्तिका में डैश डैश बना होता है, उससे वर्णों का निर्माण करना हमारा क्या कहलाता है? रूपरेखा विधि कहलाता है। पेंसिल के द्वारा बच्चों के द्वारा उसको मिला दिया जाता है। स्वतंत्र अनुकरण विधि में क्या आता है? आपके श्यामपट पर या स्लेट पर या अभ्यास पुस्तिका पर अक्षर लिख देता है और बालक से कहता है इसी प्रकार का दूसरा अक्षर आप लिखो। उसी के नीचे दूसरे अक्षर को लिखने के लिए जो कहा जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे उसे हम स्वतंत्र अनुकरण कहते हैं। कौन सा अनुकरण कहते हैं? स्वतंत्र अनुकरण कहते हैं। दूसरी विधि कौन सी है? तो आप बताएंगे दूसरी विधि का नाम है हमारे मॉन्टेसरी विधि। कौन सी विधि है भाई? मॉन्टेसरी विधि।
इस मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है? इसमें आंख कान, इस विधि में आंख कान और हाथ तीनों का सहारा लिया जाता है। आंख, कान और हाथ, इन तीनों के सहारे जिस विधि को हम संचालन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मॉन्टेसरी विधि कहते हैं। इस मॉन्टेसरी विधि में सबसे पहले बालक क्या करता है? आंख से अक्षरों को देखता है या कान से ध्वनियों को सुनता है, उसके बाद रेगमाल आदि के अक्षर को हाथ से टच करता है, अंगुली फेरता है। क्या करता है? अंगुली फेरता है। तो तीन आंख कान हाथ जहां पे तीनों का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी विधि कहलाती है? आपकी मॉन्टेसरी विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? मॉन्टेसरी विधि। इसके बाद नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चे आपकी अगली विधि का नाम है पेस्टोलॉजी विधि। तीसरी विधि कौन सी है? तो आपका आंसर होगा पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि। इस पेस्टोलॉजी विधि में क्या होता है भाई? कोई भी वर्ग होगा उसकी आकृति को हम क्या करते हैं? खंड खंड करके दे देते हैं और उससे बच्चों को क्या कहा जाता है? जोड़ने को कहा जाता है। वो किस विधि के अंतर्गत आता है? इसी पेस्टोलॉजी विधि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? इस पेस्टोलॉजी विधि के अंतर्गत आता है। अगली विधि का नाम है जैक टॉट विधि। ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, बार बार पूछी जाने वाली विधि है। कौन सी विधि? जैक टॉट विधि। जैक टॉट विधि। जैक टॉट विधि में इसका अनुमोदन सबसे पहले किसने किया? जैक टॉट नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें बालक क्या करता है? स्वयं संशोधन करता है। बालक इसमें क्या करता है? स्वयं संशोधन करता है। बालकों को जो पाठ पढ़ा होता है उसका कोई वाक्य अध्यापक लिख कर दे देता है। क्या दे देता है? अध्यापक उस पाठ का कोई शब्द लिख कर दे देता है और बालक उसका अनुकरण करके एक एक शब्द को लिखता है। क्या करता है? उसका अनुकरण करके एक एक शब्द को लिखता है और इसको बाद में मूल से मिलाकर देखा जाता है इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि हुई है या नहीं हुई है। लेखन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेखन कितने प्रकार का होता है। अगली हेडिंग बनाएंगे लेखन के प्रकार। लेखन के प्रकार। लेखन कितने प्रकार का होता है? एक प्रश्न यहां से ये बनता है बेटा। तो लेखन कितने प्रकार का होता है? तो आप बताएंगे लेखन हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये लेखन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? इस लेखन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 नोट करिएगा, अनुलेख। कौन सा प्रकार भाई? अनुलेख। दूसरे नंबर पे कौन सा लेख आता है? तो आप बताएंगे प्रतिलेख आता है। क्या आता है भैया? प्रतिलेख आता है। और तीसरे नंबर पे कौन सा लेख आता है? कमेंट करके बताओ बेटा। तीसरे नंबर पे कौन सा लेख आता है? श्रुत लेख आता है। श्रुत लेख आता है। अब अनुलेख में क्या होता है? अनुलेख में क्या होता है? तो कोई भी शिक्षक बच्चों को एक वाक्य लिख के दे देता है और लिखने के बाद कहता है इसे दोबारा से लिखो, तिबारा से लिखो, एक बार, 2 बार, 3 बार लिखने के लिए कह देता है। ये किसके लेख में आ जाता है? अनुलेख। अनु का उपसर्ग, यहां देखो अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अनु का अर्थ ही होता है बार बार। क्या होता है? बार बार लिखना आपका क्या कहलाता है? अनुलेख कहलाता है। अब प्रतिलेख में क्या आता है? प्रतिलेख में क्या आता है? जैसे पुस्तक में कोई निर्दिष्ट चीज दे दी गई है, उस निर्दिष्ट चीज को अध्यापक के द्वारा कहा जाता है इसको अपने से लिखिए। क्या करिए? इसको पुस्तक से अपने से द्वारा लिखिए।
उसमें विराम चिन्हों आदि का ध्यान दिया जाता है और बाद में उसको अध्यापक क्या करता है, चेक करता है। ये हमारे किस में आता है, प्रतिलेख में आता है। श्रुत लेख में क्या आता है बेटा, श्रुत लेख में अध्यापक कोई चीज बोलता है, किसी शब्द को बोलता है, इमला जिसे आप बचपन में सुने होंगे तो इमला कहते हैं, तो उसको बोलता है और बच्चों सुनकर उसको लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, श्रुत लेख कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एक लेख और मिलता है, सुलेख। कौन सा लेख मिलता है, सुलेख। अब यहां पे सुलेख से आशय क्या है, सु का अर्थ होता है सुंदर, कैसा, सुंदर लिखना हमारा क्या कहलाता है, सुलेख कहलाता है। श्रुत लेख क्या होता है, सुनकर लिखना, सुनकर लिखना हमारा क्या कहलाता है, श्रुत लेख कहलाता है। लेकिन सुलेख क्या कहलाता है, जो सुंदर लिखा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुलेख कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, आपके कौशल के चारों प्रकार हो गए। क्या हो गए, कौशल के 4 प्रकार हमने आपको बताए थे। वो कौशल के चारों प्रकार आपके सामने आ चुके हैं, इसमें कुछ भी बचा नहीं हुआ है। क्या नहीं बचा हुआ है भाई, इसमें कुछ भी बचा नहीं हुआ है। अब एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, लेखन कौशल के गुण। लेखन कौशल के गुण, लेखन कौशल में कौन कौन से गुण होने चाहिए। नंबर 1, लेखन सुंदर, स्पष्ट एवं सुडौल हो। लेखन सुंदर, स्पष्ट एवं सुडौल हो। कैसा हो बेटा, लेखन सुंदर, स्पष्ट एवं सुडौल हो। दूसरे पॉइंट पे, उसमें प्रवाहशीलता एवं क्रमबद्धता हो। उसमें प्रवाहशीलता एवं क्रमबद्धता हो। पॉइंट नंबर 3, भाषा एवं शैली में, भाषा एवं शैली में प्रभाव हो। पॉइंट नंबर 4, भाषा व्याकरण सम्मत हो। भाषा व्याकरण सम्मत हो। पॉइंट नंबर 5, अव्यक्ति संक्षिप्त हो। अव्यक्ति संक्षिप्त एवं अस्पष्ट हो। अव्यक्ति कैसी हो, संक्षिप्त एवं अस्पष्ट हो। यहां पे एक पॉइंट और नोट करना बच्चों, लेखन में ध्यान योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें। कौन कौन सी लेखन में ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे, लेखन करते समय किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है हमें। जब हम लेखन करते हैं
रीढ़ की हड्डी क्या होनी चाहिए? हमारी सीधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभ्यास पुस्तिका की दूरी कितनी होनी चाहिए? अभ्यास पुस्तिका की दूरी 1 फीट पर होनी चाहिए। कितने पे होनी चाहिए? 1 फीट पर होनी चाहिए। अब देखो, कलम पकड़ने की जो विधि होती है, पहली और दूसरी अंगुली से पकड़ा हो और अंगूठा उस पे लगा हो। क्या लगा हो? पहली और दूसरी अंगुली से जिस तरह से मैंने पकड़ा है और अंगूठा उस पे क्या हो? लगा हो। एक कलम पकड़ने की विधि होती है। और निब से कितनी ऊपर पकड़ना चाहिए? जहां से लिखा जाता है वहां से 1 इंच ऊपर होनी चाहिए। कलम पकड़ने की विधि फर्स्ट सेकंड उंगली से पकड़कर अंगूठा से दबी हो। निब से 1 इंच की दूरी हो। निब से 1 इंच की दूरी पर पकड़ना चाहिए। कहां पे पकड़ना चाहिए? 1 इंच की दूरी पर पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शिरोरेखा का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, बाएं से दाएं लिखा जाना चाहिए। बाएं से दाएं लिखा जाना चाहिए। अब आइए इस पे आधारित हम लोग प्रश्न देख लेते हैं भाई। इस पर आधारित प्रश्न। इस पर आधारित प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो पहला प्रश्न यहां पे आपके सामने कौन सा प्रश्न है? सर ये शिरोरेखा क्या होती है बेटा? हाँ, शिरोरेखा, ये देखो, जैसे आपने एक कमल लिखा है, कमल के ऊपर क्या कोई रेखा आपने लगाया है? तो आप कहोगे नहीं। इसके ऊपर ये जो रेखा खींची जाती है इसी को हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा। शिरो का मतलब होता है जो शीर्ष पर रेखा लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है बेटा। बेटा ट्रिक से पढ़ाएं, ट्रिक पढ़ा देंगे, ट्रिक भूल जाओगे बेटा। हम पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए हैं। क्या पढ़ा दिए हैं? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं।
अब यहाँ पे देखो, सुनना एवं पढ़ना यदि अर्थ ग्रहण के माध्यम है तो लिखना और बोलना क्या है? तो जल्दी से आंसर करके बताएंगे हमारे बच्चे। लिखना और बोलना किसके अंतर्गत आएंगे? लिखना और बोलना किसके अंतर्गत आएंगे? भाई हमने कौशल को बताया था दो प्रकार का। एक आपका अव्यक्तात्मक कौशल, एक बाह्यात्मक कौशल। दो प्रकार के कौशल बताए थे। अर्थ ग्रहण किसमें करते हैं हम? सुनने और पढ़ने में। तो लिखने और बोलने में क्या करते हैं? लिखने और बोलने में हम क्या करते हैं? वहां अभिव्यक्ति करते हैं, अर्थ व्यंजना करते हैं, लेखन कौशल करते हैं, वाचन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, लिखना और बोलना हमारे किस कौशल के अंतर्गत आता है? जो चार कौशलों में दो मुख्य कौशल होते हैं, उन दो कौशलों में कौन कौन से दो कौशल होते हैं? उसी में से एक आपका क्या होता है? अर्थ ग्रहण करने की शक्ति वाला होता है। दूसरा क्या होता है? अभिव्यक्त करने की शक्ति होती है। अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाता है। कौन सा कौशल कहलाता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? अभिव्यक्ति हो जाएगी। अगर आपने ए विकल्प लगाया होगा तो आपका आंसर क्या है? करेक्ट है, अन्यथा आपके आंसर क्या है भाई? गलत है। ये विकल्प आपका राइट आंसर है। दूसरा, भाषा शिक्षण का कौशलात्मक उद्देश्य छात्रों में उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना भाई? क्या उत्पन्न किया जाता है? अर्थ ग्रहण की क्षमता को उत्पन्न किया जाता है। अव्यक्ति एवं अर्थ ग्रहण एवं लेखन। जल्दी से आंसर करके बताएं। भाषा शिक्षण का कौशलात्मक उद्देश्य छात्रों में क्षमता उत्पन्न करना। कैसी क्षमता उत्पन्न करना? केवल अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना, या केवल अभिव्यक्ति करने की क्षमता उत्पन्न करना, या अभिव्यक्ति एवं अर्थ ग्रहण दोनों की क्षमता उत्पन्न करना, या अर्थ ग्रहण एवं लेखन की क्षमता उत्पन्न करना। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपने यहाँ पे लगाया होगा सी विकल्प तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में क्या किया जाता है? अभिव्यक्ति भी करे और अर्थ ग्रहण करे। बोल भी ले, पढ़ भी ले, लिख भी ले और सुन भी ले। चारों कौशलों का विकास इन्हीं दोनों के अंतर्गत किया जाता है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम बालक सुनकर अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करता है। सुनना तभी सार्थक होता है जब छात्र सुनकर उसका अनुकरण करे, छात्र उसे अत्यंत ध्यानपूर्वक सुने, मौखिक अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण हो, वक्ता की विचाराभिव्यक्ति के अनुरूप अर्थ ग्रहण करे। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम बालक सुनकर अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करता है। सुनना तभी सार्थक होता है जब छात्र सुनकर उसका अनुकरण करे। तो आप कहेंगे नहीं, छात्र उसे अत्यंत ध्यानपूर्वक सुने। ध्यानपूर्वक तो सुनता ही है। मौखिक अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण हो तो ऐसा नहीं। वक्ता की विचार अभिव्यक्ति के अनुरूप अर्थ ग्रहण करे। हम बोले कुछ और, आप अर्थ ग्रहण करो कुछ और। हम बोले आपसे जलज, जलज का अर्थ होता है कमल। आप जलज को आप पानी समझ बैठो तो आपने अर्थ नहीं ग्रहण किया। जलज का मतलब होता है जो मैंने बोला है उसके अर्थ को आप हूबहू ग्रहण कर सको। यही हमारी वक्ता की विचार की अभिव्यक्ति के अनुरूप अर्थ ग्रहण करे, बोलने वाले के अनुसार अर्थ ग्रहण करे। तो डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रारंभिक स्तर पर यदि शिक्षक ध्वनियों एवं वर्णों को उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं करता है तो उच्चारण अशुद्धता लेखन कौशल को प्रभावित करती है। बालक भी अशुद्ध उच्चारण सीख जाता है। छात्र उनके अर्थ को सही ढंग से समझने में असमर्थ होता है। यह शिक्षक की अयोग्यता को सिद्ध करती है। क्वेश्चन नंबर 4। प्रारंभिक स्तर पर यदि शिक्षक ध्वनियों वर्णों का उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं करता है तो उसका अशुद्धता लेखन कौशल को प्रभावित करती है। बालक भी अशुद्ध उच्चारण सीख जाता है। छात्र उनके अर्थ को सही ढंग से समझने में असमर्थ होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? 4 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। भाषा ज्ञान का आधार क्या है? भाषा ज्ञान का
आधार क्या है? ये ध्वनि होगा, अनुकरण होगा, जिज्ञासा होगा या कौशल होगा? तो देखते हैं हमारी किस बच्चे का इस बार करेक्ट आंसर आता है। अब भैया प्रशांत सर की क्लास क्यों नहीं हुआ है? कहाँ हो गया भाई? प्रशांत सर तो रेगुलर क्लास ले रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा ज्ञान का आधार क्या है? भाषा हम ग्रहण किससे करते हैं? ध्वनियों के माध्यम से हम भाषा को ग्रहण करते हैं। किसके माध्यम से? इसका आधार क्या होगा? तो ध्वनि होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सभी भाषाई कौशलों को विकसित करने की प्रमुख आधारशिला है। जो सभी आपके भाषाई कौशल हैं उसकी आधारशिला कौन सी है? तो हमने आपको पढ़ाया है बेटा, वो श्रवण कौशल आधार होगा, वाचन कौशल आधार होगा, लेखन कौशल आधार होगा, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल आधार होगा। देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहां पे करेक्ट आंसर आता है। सभी भाषाई कौशलों को विकसित करने की प्रमुख आधारशिला है। तो सभी भाषाओं को विकसित करने का आधार क्या होता है? श्रवण होता है। कौन सा होता है? सुनना कौशल होता है। कौन सा कौशल होता है? श्रवण कौशल होता है। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। भाषा के बुनियादी कौशल का सही क्रम क्या है? तो जल्दी से बताओ भाई, भाषा के बुनियादी कौशल का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? भाषा के बुनियादी कौशल का सही क्रम पूछा है भाई। तो सही क्रम में सबसे पहले क्या आता है? तो आप बताएंगे सुनना आता है। और सबसे अंत में क्या आता है? तो आप बताएंगे लिखना आता है। क्या आता है? सुनना और लिखना। पहले नंबर पे सुनना, अंतिम नंबर पे लिखना। सुनने के बाद वो क्या करता है भाई? जल्दी से आंसर करके बताएं। सुनने के बाद बच्चा क्या करता है? बोलता है। क्या करता है? तो बोलना आ जाएगा। बोलने के बाद बच्चा क्या करता है? पढ़ता है। पढ़ने के बाद क्या करता है? वो लिखता है। एक कौशल का क्रम था आपका LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है, 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8, एक बालक व्याख्या सुनकर तथा दूसरा पढ़कर जानकारी एकत्रित करता है। दोनों बालक कौन सा भाषा कौशल प्रयोग में ला रहे हैं? जल्दी से आंसर करके बताएंगे। एक बालक व्याख्या सुनकर क्या कर रहा है? सुनकर ग्रहण कर रहा है, सुनना है। दूसरा पढ़कर जानकारी एकत्रित करता है। दोनों बालक कौन सा भाषा कौशल प्रयोग में ला रहे हैं? सुनना और पढ़ना किस कौशल के अंतर्गत आता है भाई? एक ग्रहणात्मक कौशल होते हैं या अव्यक्तात्मक कौशल होते हैं? तो आप बताएंगे एक ग्रहणात्मक कौशल हैं। कौन से कौशल हैं? ग्रहणात्मक कौशल हैं, एक ग्रहण किए जा रहे हैं। कौन सा कौशल हो जाएगा? ग्रहणात्मक कौशल। अगले प्रश्न पे आ जाओ। उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल विकसित करने का अर्थ क्या है? वर्णमाला पढ़ने की क्षमता का विकास करना, तो आप कहोगे नहीं। कठिन वर्तनी पढ़ने की क्षमता का विकास करना, जैसे कठिन आया आपका निगेटिव, गलत हो गया। उपरोक्त तो दोनों, तो भैया जब एक गलत है तो दूसरा भी गलत होगा। पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करना, ये डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प? डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में और के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। और किस माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है? जल्दी से आंसर करके बताएं। लेखन कौशल किसके द्वारा बच्चों में बेटा? रेखांकन और चित्रांकन के द्वारा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है इसके विषय में। अगला प्रश्न है, पठन के समय अर्थ न समझने का कारण क्या हो सकता है? पठन के समय अर्थ न समझने का कारण क्या हो सकता है? अशुद्ध उच्चारण हो सकता है, कठिन पाठ्य सामग्री, नेत्र संबंधी दोष, या इनमें से कोई नहीं। पठन के समय अर्थ न समझने का कारण क्या हो सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर कठिन सामग्री है, वी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस श्रवण के प्रकार में श्रोता श्रुत सामग्री में प्रस्तुत विचारों, भावों आदि पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करता है?
रसात्मक श्रवण में, विश्लेषणात्मक श्रवण में, अवधानात्मक श्रवण में, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई जहां पे विश्लेषण करेगा वहीं पे तुलना कर सकता है, विश्लेषणात्मक श्रवण। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्लेषणात्मक श्रवण, बी विकल्प राइट आंसर। समग्र भाषा से तात्पर्य क्या है? समग्र भाषा से तात्पर्य क्या है? शब्दों को अक्षरों में तोड़ना, अक्षरों का संयोजन, अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना, शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना, ध्वनि विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प राइट आंसर है। कौन सा विकल्प है? तो सी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 14, अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श, कापी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर करके बताएंगे। इसे क्या कहते हैं? स्क्रिबलिंग कहते हैं, प्रारंभिक साक्षरता कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं, ग्राफिक विकास कहते हैं। तेजी के साथ आंसर आना चाहिए। यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? प्रारंभिक साक्षरता इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक साक्षरता। आज के सेशन का 15 नंबर इस पे आधारित है। भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल हैं? ग्राह्य कौशल कौन कौन से हैं? जल्दी से आंसर करके बताएंगे। ग्राह्य कौशल कौन कौन से हैं? पठन और लेखन है, श्रवण और पठन है, श्रवण और बोलना है, बोलना और लिखना है। तो जल्दी से आंसर करेंगे भाई। अगर यहां पे आपका आंसर होगा श्रवण और पठन बेटा, तो आपका राइट आंसर होगा बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प आपका करेक्ट आंसर है? बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल आपको एक नया सेशन लेके आएंगे आपके लिए। कल की एक नई क्लास होगी। ये हमारा भाषा शिक्षण यहाँ पे समाप्त होता है। कल आपका एनईपी, यहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो कल की क्लास में हम लोग एनईपी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।